हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने भारतीय कला का परिचय भाग 1 के बारे में बात की थी। और वो कक्षा 11वीं की एनसीईआरटी की किताब थी। एक कक्षा 12वीं की है। और इससे पहले भी हम लोग इतिहास की कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की सभी किताबों के बारे में बात कर चुके हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि एनसीईआरटी किताबें आपके एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, आपकी तैयारी में कितनी मददगार साबित होती हैं। चाहे फिर आप लोग सिविल सर्विस यानी कि यूपीएससी आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो। और स्टेट पीसीएस जब कहा जाता है ना, तो सिविल सर्विस की तरह आपके राज्यों में भी पीसीएस का एग्जाम होता है। यूपी में आप लोग देखते होंगे यूपी पीसीएस, बिहार में बीपीएससी, राजस्थान में आरपीसीएस, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पीसीएस, एमपी में एमपीपीएससी आप लोग देखते रहते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर यूपीएससी एग्जाम से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, जो आप लोग सोच सकते हैं सवाल, उन सब के जवाब आपको बहुत ही आसान शब्दों में यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है इसमें मिल जाएंगे। अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी करें तो एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, इसे आप लोग कवर कर लीजिए। अगर एनसीईआरटी से संबंधित कोई भी डाउट है तो एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बना रखी है, इसे जाकर आप लोग कवर कर लीजिएगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है, आपका सवाल बचता है, तो आप मुझे भेज सकते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी किताबें आपका बेस मजबूत करती हैं। और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो स्पेशल आप लोग किताबें उठा के पढ़ते हैं ना, तो वो आपको बताती हैं। और एनसीईआरटी किताबें आपको समझाती हैं, आपको सिखाती हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी किताबें आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। और दुकान पर आप लोग जाएंगे तो आप लोग ये कहिएगा भारतीय कला का परिचय भाग 2 किताब चाहिए, इस तरह का उसका कवर पेज ऊपर रहेगा। और दूसरी बात, आप लोगों को टेलीग्राम पर सभी किताबें डाल दी गई हैं, तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले पहली बार आप लोग किताब को पढ़ेंगे तो आप लोगों को कोई नोट्स बनाने का काम नहीं करना है, कोई आप लोगों को पेन की ज़रूरत नहीं है। मैं तो कहता हूँ एक बार पहली बार केवल आप लोगों को अपनी नज़रें बड़े शांति से ध्यान देना है, एक एक शब्द पर, एक एक लाइन पर, एक एक पैराग्राफ पर। और लला एक कक्षा 12वीं के लिए ललित कला की पाठ्य पुस्तक है। और देखिए, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के द्वारा लिखी जाती है, तो स्पेशल बुक्स रहती है। और आप देखेंगे कि आसानी से लोगों की पहुंच हो सके। और इसीलिए आप देखते हैं कि सभी जो आपका यूपीएससी एग्जाम होता है ना, जिस आधार पर बनता है, वो एनसीईआरटी ही रहती हैं। 115 रुपये की रहेगी ये, 115 रुपये की रहेगी। और 2 से 3 बार आप लोग पढ़ लेंगे ना, तो आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा कि कौन से पॉइंट का आपको नोट्स बनाना है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पूरी किताब आपको नहीं छापनी है, अधिकतर किताब का नोट्स बनाने का काम आपको अपने दिमाग में करना है। बाकी छोटा सा काम आपको, जो जिसकी रिवीजन आपको एग्जाम के टाइम जरूरत पड़े, भूल सकते हैं आप लोग, तो उसको आपको नोट्स में शामिल करना है। ठीक है, और इस तरह से आप देखेंगे। अब देखिए, ये आप लोग पढ़ लिया करिएगा, प्रस्तावना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। जब आप लोग कोई किताब देखते हैं ना, तो उसके पहले ही आप लोग देखते हैं, अंदर जाने से पहले आपको एक प्रस्तावना दी जाती है। अंदर जो पढ़ना है, जो समझना है इस किताब से, उसके बारे में बताया जाता है। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय विद्वानों के सहयोग से कुछ ब्रिटिश औपनिवेशिक अधिकारियों ने भारत के अतीत का अध्ययन करने में सक्रिय रुचि ली है। और इसके साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित स्मारकों, मूर्तियों और चित्रों का एक सुव्यवस्थित या क्रमवार अध्ययन शुरू हुआ है। धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन के साथ धर्म के इतिहास का अध्ययन भी किया गया है। मूर्तियों और चित्रों की पहचान शुरू की गई है, जो प्रारंभिक छात्रवृत्ति का एक प्रमुख क्षेत्र बन गया है। जैसे जैसे कला इतिहास का अध्ययन दस्तावेज और उत्खनन के द्वारा व्यापक होता गया है, कला वस्तुओं का वर्णन अध्ययन की एक प्रमुख विधि के रूप में विकसित हुआ है। और 20वीं सदी के प्रारंभ में कुछ प्रमुख अध्ययन हुए जो कला के मात्र विवरण से परे थे। और तत्पश्चात भारतीय कला इतिहास के पश्चिमी और भारतीय विद्वानों की कई पीढ़ियों ने विषय का गहराई से अध्ययन किया है, और जो हमें स्थापित स्मारकों, मूर्तियों और चित्रों में परिलक्षित भारतीय सभ्यता के शानदार अतीत का एहसास कराती है। भारतीय दृष्टिकोण में भवन निर्माण, मूर्तिकला और चित्रकला का एक और यूरोपीय कला से और दूसरी ओर सुदूर पूर्वी कला से भिन्न व विशिष्ट है। और इसलिए भारतीय कला का ऐतिहासिक अध्ययन विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में प्रतिष्ठित शैक्षणिक पाठ्यक्रम बनकर उभरा है।
और फिर यहाँ आप देखेंगे कला वस्तुओं का अध्ययन दो महत्वपूर्ण तत्वों पर आधारित होता है, रूपात्मक या फिर शैलीगत विश्लेषण और सामग्री एवं प्रासंगिक अध्ययन। पहली श्रेणी में वास्तुकला, मूर्तिकला और चित्रों की विशेषताओं का रूपात्मक अध्ययन शामिल है, जबकि दूसरी सामग्री विश्लेषण पर केंद्रित है, जिसमें कई घटक या अंग हैं, जिनमें प्रतिमान लक्षण का अध्ययन, आख्यान या सांकेतिकता आदि। ये आप लोग देखिए, इसके आइकनोग्राफिक कहते हैं आप लोग प्रतिमान लक्षण को, और सांकेतिकता आप देखेंगे सेमीक्यूटिक्स को कहते हैं। कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए पाठ्यपुस्तकों की इस श्रृंखला में कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तक शुरुआत से मध्य युगीन कला तक के विभिन्न कला रूपों का परिचय देती है, जैसे भित्ति चित्र, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला आदि। कक्षा 12वीं की इस पुस्तक में मध्ययुगीन और आधुनिक काल के दौरान भारत में चित्रकला परंपराओं के विकास पर अध्याय शामिल है, और उच्चतर माध्यमिक स्तर की युवा पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए भारतीय कला में विकास की समझ विकसित करने के लिए पाठ्यपुस्तक कुछ उदाहरणों की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। और इस पाठ्य पुस्तक में 8 अध्याय हैं, और प्रत्येक अध्याय एक विशेष शैली या चित्रकला के समय काल और अन्य दृश्य कलाओं की चर्चा से संबंधित है। पहला अध्याय पश्चिमी और पूर्वी भारत में ताड़ के पत्ते की पांडुलिपि चित्रकला के बारे में बात करता है, और जो परवर्ती विभिन्न चित्रकला स्कूलों के विकास की पृष्ठभूमि के रूप में कार्य करता है। दूसरा अध्याय राजस्थानी चित्रकला शैली से संबंधित है, और राजस्थानी चित्रों की प्रत्येक शैली एक राजपूत राजा के एक अलग दरबार से संबंधित है। इसकी रचना, संरचना, रंग, संदर्भ और मानवोक्तियां का चित्रण वनस्पति जीव वास्तुकला आदि में अद्वितीय विशेषताएं हैं। तीसरे अध्याय में भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन के लगभग 250 वर्षों में भारत से लाई गई संस्कृति के साथ स्थानीय संस्कृति का समावेश देखने को मिलता है। साथ ही आप देखेंगे साथ अन्य विदेशी सांस्कृतिकता का समय के साथ स्वदेशी हो जाना उल्लेखनीय है, और दृश्य विशेषताओं में कारीगरी का अलग प्रभाव देखने को मिलता है। चित्रों में ऐतिहासिक ग्रंथों के विषयों के सचित्र, आत्मकथाओं, साहित्यिक और धार्मिक पांडुलिपियों, महाकाव्य, वनस्पतियों का अध्ययन, जीव और साधारण लोग आदि की श्रृंखला का चित्रण किया गया है। फिर आगे आप देखेंगे कि दक्कन के प्रांतों में चित्रकारी और राजकीय संरक्षकों ने चित्रकला की एक अनोखी शैली या स्कूल का विकास किया, और जिसका प्रभाव मुगल शैली पर भी देखने को मिला है। हालांकि यह काफी हद तक क्षेत्रीय संस्कृतियों से संबंधित और फारसी कलात्मक सौंदर्य शास्त्र से काफी प्रभावित थी, और दक्कन शैली की विस्तृत चर्चा चौथे अध्याय में की गई है। एक बात और आपको करना है, पहले इतिहास की किताबें आप लोग पढ़ लीजिएगा, तो आप लोग इसे आर्ट एंड कल्चर को और बेहतर आप लोग समझ पाएंगे। और एक ही सब्जेक्ट को आप लोग उठाइए, ऐसा मत करिए कि आप लोगों ने कक्षा 6वीं की सभी सब्जेक्ट की एक साथ किताबें पढ़नी शुरू कर दी, बिल्कुल मत करिएगा। पहले आप लोग कोई एक सब्जेक्ट उठाइए और 12वीं तक की किताबें उसकी खत्म करिए, आप बेहतर समझ पाएंगे, एक दूसरे से जोड़ पाएंगे। और लगभग आप देखेंगे लगभग उसी समय हिमालय के राज्य गढ़वाल, हुमायूं और हिमाचल और जम्मू क्षेत्रों के राजपूत राजाओं ने दिल्ली के कई कलाकारों को अपने राज्यों में शरण दी, और जिन्होंने स्थानीय पात्रों विषयों की विशेषताओं को खूबसूरती से अपने चित्रों में उतारा। अध्याय 5 में पहाड़ी चित्रकला के स्कूलों का वर्णन किया गया है। उत्तरी भारत में मुगल सत्ता के पतन और व्यापारियों के रूप में ब्रिटिश और अन्य यूरोपीय लोगों के आने और बाद में शासक बनने के साथ भारतीय पहचान को एक बार फिर संकट का सामना करना पड़ा। लेकिन एक ही समय में इसने नई चीज़ों को अवशोषित या ग्रहण भी कर लिया, जहां विचारों और तकनीकों दोनों के मिश्रण के साथ राष्ट्रवाद के नए विचारों की उत्पत्ति हुई। और छठा अध्याय में हम कई नई विकासों के साथ कलात्मक युग से परिचित होंगे, और आप देखेंगे कि देश के क्षैतिज पर आज़ादी का नया सूर्य विभिन्न आधुनिक रुझानों को प्रकाशित करता है, और जिन्हें 7वें अध्याय में चिन्हित किया गया है। आज़ादी के बाद के वर्षों में व्यक्तिगत कलात्मक और प्रयोग की गई नई परिभाषा स्पष्ट हुई है, और अंतिम अध्याय में विद्यार्थियों को देश की शिल्प की स्थानीय जीवित परंपराओं या लोक कलाओं के विभिन्न पहलुओं से परिचित करवाया गया है, और जिसका अभ्यास विभिन्न समुदायों द्वारा पीढ़ियों से किया जा रहा है। अद्वितीय कला रूपों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण बिना किसी बदलाव से किया जा रहा है, और पाठ्यपुस्तक के अध्यायों में प्रस्तुत शब्दों और परिभाषिक शब्दों की एक शब्दावली भी दी गई है। ग्रंथ सूची में चुनिंदा पुस्तकों के संदर्भ में दिए गए जो विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए लाभदायक हो सकते हैं, और प्रत्येक अध्याय एक त्वरित प्रतिक्रिया QR कोड के साथ युक्त या समाहित है। इसके अलावा संपूर्ण पाठ्य पुस्तक के लिए एक एकल QR कोड दिया गया है, और प्रत्येक अध्याय का चित्रों के साथ वर्णन भी किया गया है, जहां चित्रों के शीर्षक का विस्तृत विवरण भी संकलित है, और चित्रों के शीर्षक को देखकर कोई यह जान सकता है कि महाद्वीपों के कई संग्रहालयों, दीर्घाओं और संग्रह में भारतीय
कलाकृतियों प्रदर्शित हैं। QR कोड के द्वारा संग्रहालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन जाकर एक ही तरह के बहुतायत दृश्य भी खोजे जा सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को आगे जाकर पढ़ना है। देख लीजिए इस चित्र, आप देखिए नीचे आप देख रहे हैं हिरन, आप लोग देखते हैं, ये गिलहरी हो गई, आप सभी जानते हैं। चलिए, तो ये सब पढ़ना है। इसकी विषय सूची आप देख लीजिए। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि पहले अध्याय में आप लोगों को पांडुलिपि चित्रकला की परंपरा देखेंगे, दूसरे अध्याय में राजस्थानी चित्रकला शैली देखेंगे, तीसरे अध्याय में मुगल कालीन लघु चित्रकला पढ़ेंगे, और चौथे अध्याय में दक्षिणी चित्रकला शैली के बारे में, पांचवें में पहाड़ी चित्रकला शैली के बारे में, छठवें में आप लोग बंगाल स्कूल और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे, सातवें में आधुनिक भारतीय कला के बारे में आप लोग पढ़ेंगे, और सातवें में आप देखेंगे, आठवें में भारत की जीवंत कला परंपराएं देखेंगे। बाद में आपको शब्दकोश देखने को मिलेगा, कुछ महत्वपूर्ण शब्द आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से 8 अध्याय आप लोगों को कवर करने हैं। क्या करना है? 8 अध्याय कवर करना है। देखिए ये भी आज चित्र आप लोग देख रहे हैं, कोई राजा रहा होगा, समझ रहे हैं आप। तो इन्हीं के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे, आप लोगों को कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाली है। बस आप लोग एक क्लास को छोड़कर दूसरी पर मत पहुंच जाइएगा। अगर इतिहास की आप लोग कक्षा 6वीं से पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि 12वीं में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप लोग स्पेशल बुक्स उठा के देखेंगे तो कोई शब्द की कहीं आप लोगों को समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बड़ी आसानी से आप लोगों को समझाया गया। और अगर आप सभी जानते हैं कि 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी छोड़कर आप लोग ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो ये संभव ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आपकी जो आर्ट एंड कल्चर के लिए 2 किताबें आपको पढ़नी है, इनके कक्षा 11वीं और 12वीं के बारे में इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। और आपका कोई अगर मेरे पास सुझाव हो, सवाल हो तो ज़रूर बताइएगा, और आगे हम लोग एक सब्जेक्ट उठाएंगे, उसके बारे में भी बात करते हैं। और बहुत जल्दी ही मेरी इच्छा है कि ये सब खत्म कर दें हम। ठीक है।